है एवरीवन, हम शुरू करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश। हम मध्य प्रदेश का जनरल इंट्रोडक्शन ख़त्म कर चुके हैं। अब हम मध्य प्रदेश के निर्माण की कहानी की पर आ चुके हैं। हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का निर्माण किस तरीके से हुआ, कौन कौन से कमीशन इसके निर्माण में संलग्न रहे, क्या किन कमीशन से मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन आए, और वर्तमान मध्य प्रदेश का एक्सटर्नल और इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन किन किन क्षणों किस किस रूप में होता रहा। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ सेंट्रल प्रोविंस के रूप में। वह डेट थी 2 नवंबर 1861। तब यह एक जुडिशियल कमिश्नर टेरिटरी हुआ करता था और इसके एडमिनिस्ट्रेटर मतलब इसके प्रशासक हुआ करते थे जुडिशियल कमिश्नर। जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट, जो कि जुडिशियल कमीशन टेरिटरी की सबसे बड़ी कोर्ट थी उस वक्त, वह थी नागपुर में। और इसको जुडिशियल कमिश्नर टेरिटरी को बाद में कन्वर्ट कर दिया गया गवर्नर प्रोविंस में 1921 में। मतलब यह 1861 से लेकर 1921 तक थी जुडिशियल कमिश्नर टेरिटरी, और बाद में यह कन्वर्ट हो गई गवर्नर्स टेरिटरी में, गवर्नर्स प्रोविंस में। बात करते हैं बेरार का। हम अक्सर यह नाम पूरा एक साथ लेते हैं, सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार। तो बेरार मुख्य मूल रूप से निजाम ऑफ हैदराबाद का हिस्सा था, जिसको सेंट्रल प्रोविंस में ट्रांसफ़र कर दिया गया 1933 में, और यह क्षेत्र इस तरह से सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार के रूप में उभर कर सामने आया। हम देख सकते हैं कि इसके पूर्वी किनारे पर यहाँ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ जो भूभाग है यह आता था। ये मध्य महाराष्ट्र का जो आज पार्ट है यह नीचे, यह बेरार का हिस्सा है। और यहाँ पे हम देखें तो ईस्टर्न कोस्ट पे, ईस्टर्न पार्ट पे जो मध्य प्रदेश का है यह महाकौशल प्रांत है। चलिए हम इसको और बेहतरी से समझते हैं। तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार जो कि पार्ट ए के अंतर्गत आता है, पार्ट ए कहलाता था, मतलब मध्य प्रदेश का जो गठन पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, तीन हिस्सों को मिलाकर हुआ है। वर्तमान मध्य प्रदेश तीन हिस्सों का समावेश है। बात करें तो जो पार्ट ए है, जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार के नाम से जाना जाता है, यह छत्तीसगढ़, विदर्भ, महाराष्ट्र और महाकौशल जबलपुर मंडला वाला एरिया, इन तीनों को मिलकर बनता है। हमने पीछे देखा कि इसका सबसे बड़ा कोर्ट, सबसे बड़ा जुडिशियल कोर्ट नागपुर था, तो इसी के साथ यह आगे कैपिटल भी बना इस क्षेत्र का। हम बात करते हैं कि इंडिपेंडेंस के साथ जब यह पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में इसको डिवाइड किया गया था, तब पंडित रविशंकर शुक्ला इसके सीएम रहे और गवर्नर रहे ई राघवेंद्र राव। हम आगे बात करते हैं तो अगला हिस्सा है जो मध्य प्रदेश जो बनाता है वह है पार्ट बी का स्टेट, जिसको हम कहते हैं मध्य भारत। मध्य भारत की बात करें तो यह ग्वालियर और इंदौर दो क्षेत्रों से मिलकर बनता है। ग्वालियर में थी सिंधिया डायनेस्टी और इंदौर में थी होलकर डायनेस्टी। मतलब सिंधिया साम्राज्य और होलकर साम्राज्य ने मिलकर मध्य भारत प्रांत का निर्माण किया। मध्य भारत की बात करते हैं, यहाँ 25 प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब 25 रियासतें थीं, 25 रियासतें थीं। और जब यह पार्ट बी के रूप में उभर कर आया स्वतंत्रता के पश्चात, तो इसके चीफ मिनिस्टर थे लीलाधर जोशी, और इसके कैपिटल्स मतलब इसके जो राजधानियाँ थीं वह ग्वालियर और इंदौर। क्योंकि यह क्षेत्र दो बड़े साम्राज्यों से मिलकर बना था, तो इसकी कैपिटल्स भी मतलब इसकी राजधानियाँ भी ग्वालियर और इंदौर के बीच परिवर्तित होती रहती थीं, और प्रत्येक राजधानी 6-6 महीने के अंतराल से बदलती रहती थीं। हम यहाँ पे मध्य भारत प्रांत को आसानी से देख सकते हैं, और अब हम इसको देख लेते हैं कि वर्तमान मध्य प्रदेश में इसकी अवस्थिति क्या है। तो अगर हम इसको मध्य प्रदेश जानें और इसको देखें तो इसमें बाकी सभी पार्ट भी हैं। हम देख सकते हैं कि सीपी बेरार भी है और बाकी सभी विंध्य प्रदेश हैं, भोपाल है। लेकिन हम फोकस करेंगे कि इसकी अवस्थिति मध्य प्रदेश में वर्तमान में क्या है मध्य भारत की। तो मध्य भारत वर्तमान में मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है, जो मध्य प्रदेश के उत्तर से दक्षिण तक का जो पूरा पश्चिमी बेल्ट है यह मध्य भारत प्रांत में आता है। चलिए आगे देखते हैं। हम बात करते हैं विंध्य प्रदेश की, जो पार्ट सी का हिस्सा है। हमने देखा पार्ट ए, पार्ट बी, अब हम आ चुके हैं पार्ट सी पर। तो विंध्य प्रदेश बुंदेलखंड और बघेलखंड के कुछ पार्ट से मिलकर बनता है। यहाँ देखें कि कुछ पार्ट लिखा हुआ है, सम पार्ट लिखा हुआ है, क्योंकि बुंदेलखंड में यहाँ यूपी का भी कुछ काफ़ी हिस्सा आता है। तो हम बुंदेलखंड को मोटे मोटे तौर से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये दतिया से शुरू होकर और यहाँ आपके दमोह टीकमगढ़ के आसपास तक बुंदेलखंड को हम देखते हैं, और उसके बाद शुरू हो जाता है पन्ना डिस्ट्रिक्ट, बघेलखंड। तो पन्ना से लेके और रीवा सीरी तक ये जो है बघेलखंड क्षेत्र आता है। बात करते हैं कि इसके हेड कौन रहे। तो इसके हेड रहे महाराजा मार्तंड सिंह। यह शुरुआत में दो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित था। एक था रीवा, दूसरा था बुंदेलखंड। रीवा जो कि बघेलखंड का केंद्र था, बघेलखंड की राजधानी या प्रशासन केंद्र था। तो इसके जो बघेलखंड क्षेत्र के राजा थे या प्रशासक थे वो थे अवधेश प्रताप सिंह, और बुंदेलखंड की बागडोर संभालते थे कामता प्रसाद सक्सेना। ये दोनों ही यूनिट्स 1948 में जुड़ गई और एक बन गई, और हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उस समय थे अवधेश प्रताप सिंह, और जो कैपिटल थी वह थी रीवा में।
अब हम बात करते हैं 2 अप्रैल 1952 को, जब शंभूनाथ शुक्ला ने सीएम के रूप में इस क्षेत्र की शपथ ली और तब इस क्षेत्र के सीएम बने शंभूनाथ शुक्ला। वो डेट थी 1952। हम पूरी बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रीऑर्गेनाइजेशन के पहले की, मतलब वर्तमान मध्य प्रदेश के अस्तित्व में आने के पहले की। मध्य प्रदेश के तमाम ज्योग्राफिकल हिस्से जो जुड़कर मध्य प्रदेश को बनाते हैं। चलिए हम इसको समझते हैं कि इसकी लोकेशन किस प्रकार थी। तो यह जो आप ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं, मतलब नॉर्थन मध्य प्रदेश, यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पे टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, सिंगरौली, ये सभी क्षेत्र विंध्य प्रदेश का हिस्सा हैं और जो वर्तमान मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। हम बात करते हैं भोपाल स्टेट की। यह आता था पार्ट सी। हम समझेंगे कि पार्ट सी में मध्य प्रदेश में आने वाले दो हिस्से थे, एक था भोपाल और दूसरा अभी हमने देखा वो था विंध्य प्रदेश। तो देखते हैं कि भोपाल की क्या कहानी है। भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह भोपाल को एक स्वतंत्र राष्ट्र रखना चाहते थे, लेकिन क्योंकि यह भारत के केंद्र में स्थापित था और इसका किसी भी दूसरे क्षेत्र से डायरेक्ट संबंध नहीं था, तो भोपाल को अंततः भारत में ही विलय होना पड़ा और यह था 1 जनवरी 1948 और इसको पार्ट सी स्टेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। भोपाल की कैपिटल हुआ करती थी इस्लाम नगर, जो कि भोपाल के ही नज़दीक मौजूद है। अब हमने जब मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों को एक एक कर बारीकी से समझ लिया, तब हम देखते हैं कि वर्तमान मध्य प्रदेश जो कि 1956 के साथ उस समय खैर छत्तीसगढ़ भी शामिल था, लेकिन हम मानते हैं कि वर्तमान मध्य प्रदेश नाम से जिस प्रांत को हम जानते हैं वह अस्तित्व में आया है 1956 से। और यह किस प्रकार अपने वर्तमान अस्तित्व में आया, तो हम बात करते हैं कि इसकी रिकमेंडेशन दी गई थी फाजिल अली कमीशन के माध्यम से। फाजिल अली कमीशन का गठन हुआ था 1953 में और इसकी रिपोर्ट सबमिट हुई थी, रिपोर्ट आई थी 1955 में। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत के तमाम प्रांतों को उनके भाषाई आधार पर पुनर्गठित करना और उसी आधार पर उनका पुनर्निर्माण करना। तो इसी के आधार पर हिंदी भाषी क्षेत्रों से मिलाकर मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट को पारित किया गया, यह हुआ 1956 में पारित और एमपी का निर्माण होता है, एमपी अपने अस्तित्व में आता है 1 नवंबर 1956 को। हम ये मध्य प्रदेश का मैप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पूरा जो हिस्सा हम देख रहे हैं, इसमें हम सीपी बेरार वाले हिस्से को काट दें तो छत्तीसगढ़ को मिलाकर ये पूरा मध्य प्रदेश 1956 में अस्तित्व में आया। अब हम देखेंगे कि एक एक करके मध्य प्रदेश में तमाम जो हिस्से हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में पढ़े वह किस प्रकार मध्य प्रदेश में विलय हुए, मध्य प्रदेश में आके मिले। तो पार्ट ए की बात करते हैं, सीपी बेरार, ये मध्य प्रदेश का पार्ट बना, लेकिन 8 डिस्ट्रिक्ट्स थे जो कि विदर्भ रीजन के साथ प्रेजेंट महाराष्ट्र में हस्तांतरित कर दिए गए। और ये हम मैप में इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स के एरिया को आसानी से समझ सकते हैं जो कि वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित हैं। हम मध्य भारत की बात करते हैं तो सिर्फ सुनील थापा एक सब तहसील थी बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट की और तहसील थी मंदसौर, जो कि आज वर्तमान राजस्थान का हिस्सा है। हमने अभी डिस्कस किया कि जो मध्य प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन या 1956 में किसी भी प्रांत का रीऑर्गेनाइजेशन उसके भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर हुआ था, तो सुनील थापा जो कि राजस्थानी संस्कृति से ज़्यादा संबंधित था, तो उसको मंदसौर से निकाल कर राजस्थान को सुपुर्द कर दिया गया। सिरोंज तहसील की बात करते हैं तो इस पर शासन करते थे टोंक नवाब जो राजस्थान से संबंध रखते थे और 1956 में यह मध्य प्रदेश में मर्ज हुआ था विदिशा तहसील में। ये हुआ करती थी सिरोंज तहसील की लोकेशन जो कि राजस्थान से संबंध रखती थी, लेकिन क्योंकि यह मध्य प्रदेश के बीचों बीच पड़ रहा था तो इसको विदिशा में मर्ज कर दिया गया, विदिशा में इसको मिला दिया गया और इस तरीके से जो टोंक नवाब राजस्थान से संबंध रखने वाली सिरोंज तहसील विदिशा डिस्ट्रिक्ट की हिस्सा हो गई। हम बात करते हैं विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश की लोकेशन अभी हमने देखी, यह रही और विंध्य प्रदेश को मर्ज कर लिया गया मध्य प्रदेश में। हम बात करते हैं भोपाल स्टेट की। भोपाल स्टेट की हमने कहानी जानी कि वहाँ के नवाब इसको मध्य प्रदेश और भारत से अलग रखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को इसमें भारत में विलय कर दिया और इसी के साथ संपूर्ण भोपाल मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया। जब भोपाल मध्य प्रदेश का हिस्सा बना तब यह तहसील हुआ करती थी सिरोंज डिस्ट्रिक्ट की, और जब ये सिरोंज डिस्ट्रिक्ट की तहसील हुआ करती थी तो एमपी उसके बाद जैसे ही मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया तो इसको मध्य प्रदेश की राजधानी बना दिया गया और भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की 1 नवंबर 1956 से। जब वर्तमान मध्य प्रदेश अपने अस्तित्व में आता है 1956 की बात है, तो नए मध्य प्रदेश में टोटल 43 डिस्ट्रिक्ट थे, 43 जिले थे,
जो हम बात करें तो प्रिंसली स्टेट्स की या प्रिंसिपैलिटीज़ की, तो तमाम प्रिंसिपैलिटीज़ जितने भी प्रिंसिपैलिटीज़ थी, मतलब जितने भी साम्राज्य थे भारत में, वह सभी अपने एक एक करके यूनियन ऑफ इंडिया में मर्ज हो गए। भारतीय संघ में तमाम रियासतों के मर्ज हो जाने के, विलय हो जाने के साथ ही मध्य प्रदेश में विलय हुई 65 स्टेट्स, मध्य प्रदेश में भारत में विलय होने वाले 65 रियासतें मौजूद हैं। हम बुंदेलखंड की बात करें तो यह पहला ऐसा क्षेत्र था जिसने अपने आप को यूनियन ऑफ इंडिया में विलय किया। तो इस तरीके से हमने मध्य प्रदेश का पहला रीऑर्गेनाइजेशन जो कि घटित हुआ 1956 में समझा। और अब हम मध्य प्रदेश का सेकेंड रीऑर्गेनाइजेशन जो कि सन 2000 में हुआ, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, हम अगले लेक्चर में उसके विषय में देखेंगे। तो यहाँ तक था हमारा आज का सेशन। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन काफ़ी लाभदायक लगा होगा। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर इस संबंधित लेक्चर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड डू शेयर इफ़ यू लाइक इट एंड इफ़ यू विश कि और लोग भी इस लेक्चर से नॉलेज गेन करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव